हमारी लाइफ की हर्डल्स को रिमूव करेगा। हमारी लाइफ में जो हर्डल्स आए हुए हैं, वे हर्डल्स धीरे धीरे करके रिमूव हो, इस तरह से चेंजेस करे जाएं और माइंड का वो पॉजिटिव सेटअप बनाया जाए कि हाँ, यस आई कैन डू, आई एम बोर्न टू बी सक्सीड। ये विचार वास्तु के छोटे छोटे चेंजेस करके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारे पास रिलेशनशिप भी अच्छा है, फाइनेंसिस भी अच्छे हैं, बट फिजिकली या मेंटली हम ही ठीक नहीं है, तो क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? क्या इस लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे? नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फिजिकली और मेंटली इंसान वास्तु के रेमेडीज करके कैसे खुश रह पाए। बहुत सारे घरों में जाते हैं, पीछे जो समय भी गुजरा, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चरिंग टाइम था। और उसी दौरान का मेरा ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स में मैंने वो कंटेंट स्पेशली डाला है कि इंसान किसी भी सिचुएशन में चला जाए, लेकिन वो फिजिकली और मेंटली ब्रेक ना हो। वे कौन से उपाय हैं, वो कौन से सीक्रेट्स हैं, वे सारे के सारे अपने इस कोर्स में हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे माइंड में था वो था बच्चे, चिल्ड्रन, जो हमारा फ्यूचर है। फ्रेंड्स, इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उसके बच्चे अगर किसी भी तरीके से गलत आदतों में पड़ गए या सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या किसी भी वजह से वो अपनी मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खैर, पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो बच्चों को लेके इंसान खुद को तो एनी हाउ मैनेज कर लेता है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है, इस पार्ट पे बहुत अधिक पेरेंट्स सफर कर रहे हैं। घरों में मैं जाता हूँ, पिछले 13 साल से जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 4-5 साल से और कोरोना के बाद तो और सिचुएशन खराब हो गई। ऑलमोस्ट 50-60% बच्चे नॉर्मल नहीं है, वेदर वो फिजिकली और या मेंटली। वो एक जो बच्चे के अंदर एक ना स्पार्क होना चाहिए, वो स्पार्क गायब है। किस तरीके से वो स्पार्क बच्चों में वापस लाया जाए, किस तरह से हमारे बच्चे एक अपनी डिजायर्ड सक्सेस को पा सकें, किस तरीके से बच्चे हमारे फिजिकली मेंटली फिट रह सकें, वो सारी चीजें वो सारे कंटेंट को मैंने अपने इस कोर्स में शामिल किया गया है। सारा कंटेंट इस तरीके से कि लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट हमारा कमजोर ना रहे जो हमारी लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट करे। वो सारी की सारी चीजें इस कोर्स में कवर की है मैंने। ना केवल हमारे लाइफ के फिजिकल एस्पेक्ट को ये टच करेगा, बल्कि इनर पार्ट को, जो हमारी हैप्पीनेस के लिए जो मोस्ट रेस्पॉन्सिबल है, उस पार्ट को भी टच करेगा। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है, इस कोर्स का नाम दिया है यूनिक वास्तु कोर्स। फ्रेंड्स, 13 साल के वास्तु करियर में और 5 साल के वास्तु ट्रेनिंग के करियर में, और इसके साथ जो मैंने वास्तु को समझने के लिए वास्तु के 42 कोर्सेज किए हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन का, इन सब का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने इस कोर्स में बनाया, और ये मेरा एक सिग्नेचर कोर्स होने जा रहा है। साल में एक बार ये लॉन्च होगा। इसको मैंने प्रैक्टिकल कोर्स बनाया है। जितने मेरे पार्टिसिपेंट होंगे उन सबको कोच असाइन किया जाएगा। मैं यहाँ से कंटेंट डिलीवर करूंगा। कोचेज आपको प्रैक्टिकली 24 हफ्ते के 7 दिन आपसे कनेक्ट रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप अपने कोच से मर्जी जब बात करें।
जो इंसान, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं बट प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। अगर आपने वास्तु सीखा और वास्तु की रेमेडीज नहीं कर पाए, तो वो सीखना, वो नॉलेज किसी काम का नहीं रहा। इस चीज को ध्यान में देते हुए कि मेरा कोई भी पार्टिसिपेंट ऐसा ना हो जो थ्योरेटिकल तो कर ले बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लैग करे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कोचिज का अरेंजमेंट किया है। कोचिज मेरी टीम के मेंबर हैं जो पिछले कई साल से मेरे साथ हैं, जो जहां भी मैं वास्तु विजिट करने जाता हूँ ये लोग मेरे साथ होते हैं और एज ए टीम हम काम कर रहे हैं। निधि, इनमें कोचिज में निधि है, निधि वधावन जी, और ऋषिका जी हैं, अमित जी हैं, ये सब पार्टिसिपेंट को कोच कोच करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है वो उनको समझाएंगे। दूसरा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होगा, इसका जो लास्ट पार्ट होगा वो लाइव क्वेश्चन आंसर का होगा। आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं, वो सारी क्वेरीज मैं एड्रेस करूंगा आपको। दूसरा, इसके अलावा अगर बाद में आपके ब्रेन में कोई थॉट आता है, कोई बात आती है, कोई पूछना है, तो आप अपने कोचेज से मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह से पूरा का पूरा सेशन चलेगा, पूरा कोर्स चलने वाला है। अब बात करते हैं वास्तु कोर्स की। फ्रेंड्स, वास्तु है क्या? मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। वास्तु, ब्रीदिंग लाइफ इनटू स्पेस, मैंने कोर्स का नाम दिया है। मेरे अनुसार, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 13 साल में, वास्तु तो हम डेली लाइफ में फॉलो करते ही करते हैं। विदाउट वास्तु लाइफ इम्पॉसिबल। वास्तु इज अबाउट 5 एलिमेंट, 5 नेचुरल एलिमेंट: वाटर, एयर, लाइट, जिसको हम फायर भी बोलते हैं, अर्थ एंड स्पेस। इनसे बाहर लाइफ है ही नहीं। अब बात करते हैं कि वास्तु इतने सालों से, लगभग 5-5.5 हजार साल का हमारे पास इतिहास है वास्तु का। इतने सालों से कोई एजुकेशन कंटिन्यू चलती आई है, तो उसकी कोई ना कोई खासियत होगी। और मैं ये कहता हूं कि वास्तु की खासियत ये है, इट इज 100% साइंटिफिक। कैसे ये साइंटिफिक है, इसका एक छोटा सा मैं चर्चा करता हूं। वास्तु एज ए परफेक्ट साइंस, दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक लेबोरेटरी है सन लैब, जो कि न्यूजीलैंड में है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जहां पे महा मशीन बनाई गई थी, और वो महा मशीन बनाई गई गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए। जी हाँ, साइंस और गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल की जहां बात आती है कि साइंस को क्या जरूरत पड़ेगी गॉड पार्टिकल की। फ्रेंड्स, एक टाइम पे, एक लिमिट के बाद साइंस चुप हो जाती है। उसके पास आंसर नहीं होता करने के लिए। जैसे इंसान के अंदर ऐसा क्या है, वो क्या, जब तक है बॉडी के अंदर तब तक बॉडी चल रही है, उसका हार्ट चल रहा है, आईज देख पा रही है, ब्रीदिंग हो रही है। वो निकलने के बाद इंसान का शरीर नहीं चलता। वो क्या चीज है, वहां साइंस चुप है अभी तक। कल को पता हो जाए तो फ्रेंड्स, जो चीजें साइंस को पता चल जाती हैं, साइंटिफिकली प्रूव होती हैं, दैट इज साइंस। और जो नहीं अभी तक पता चली,
एग्जिस्ट करती हैं बट पता नहीं चली, वो मेटाफिजिक्स है। तो फिजिक्स की सबसे बड़ी लैब जो सन लैब है, उसकी दो खास बातें मैं आपको बताता हूं। एक खास बात तो ये है कि इन लोगों ने गॉड पार्टिकल ढूंढने की कोशिश की। दूसरा, इस लैब के सामने नटराज की एक स्टैचू है, नटराज का एक स्टैचू है। और स्टैचू जब लगाया गया 2004 में, तो इसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था कि हिंदू देवी या देवता की एक साइंस लैब के सामने, और वो भी ऐसी साइंस लैब जो एटॉमिक सबसे बड़ी लैब है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैब। दुनिया के लगभग 3000 साइंटिस्ट वहां डेली काम करते हैं, और पूरी दुनिया उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करती है। सन लैब कोई एक कंट्री की नहीं है, पूरे वर्ल्ड का एक कलेक्टिव एफर्ट है। उन्होंने ये गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उस लैब के सामने नटराज क्या कर रहे हैं? जिस प्रोफेसर ने, जो उस टाइम हेड थे इनके, उन्होंने लिखा नटराज डांस इज कॉस्मिक डांस। ये गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए उन्होंने एटम को आगे सब एटम में डिवाइड किया, और बहुत लाइट की स्पीड से उनका आपस में टकराए, और टकराने के बाद उनमें जो मोमेंट आई वो आगे ब्रेक नहीं हुई। वो जो मोमेंट आई, वो मोमेंट दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को के साथ मिलके नई चीजें क्रिएट करना शुरू कर दिया उसने। और जिस तरीके से वो झूम रही थी टकराने के बाद, वो सिमिलर टू नटराज डांस, कॉस्मिक डांस जिसका नाम दिया गया। और वो सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि यार ये तो परफेक्ट नटराज है। तो नटराज का जो डांस था, तो साइंस ने प्रूव किया, दुनिया की सबसे बड़ी लैब ने उसको प्रूव किया, और उसका स्टैचू आज उस लैब के सामने है। सारी कंट्रोवर्सी एक झटके में खत्म। उन्होंने कहा कि नटराज 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो 5 एलिमेंट है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। और वही 5 एलिमेंट आज हम वास्तु में सीखने जा रहे हैं कि इन्हीं 5 एलिमेंट को, जो कि लाइफ का बेसिक मोमेंट है, बेसिक रीजन जो मोमेंट है, वो नटराज, और नटराज के अंदर माध्यम से रिप्रेजेंट होते हैं हमारे 5 एलिमेंट, जिसको पंच महाभूत भी बोलते हैं। वही पंच महाभूत हम अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस करते हैं तो बॉडी ठीक, घर के अंदर बैलेंस करते हैं तो घर ठीक, और अगर हम अपने ब्रह्मांड में ठीक बैलेंस करते हैं तो ब्रह्मांड भी ठीक। इसी पंच तत्वों से हमारा ब्रह्मांड बना है, इन्हीं पंच तत्वों से धरती बनी है, और इन्हीं पंच तत्वों से हमारी लाइफ बनी है। कोई भी चीज इन पंच तत्वों के इम्बैलेंस से नहीं बन सकती। इनका परफेक्ट बैलेंस होता है तो चीजें परफेक्ट रहती हैं। ये है साइंस। इसके अलावा भी जितनी मैं रेमेडी बताऊंगा, जो भी मैं रीजन बताऊंगा, जो भी मैं कोई भी प्रिंसिपल वास्तु का यहाँ दूंगा, तो सबके पीछे जो साइंस है मैं वो साइंस बताऊंगा। जो मैं कह रहा हूं कि वास्तु इज 100% साइंस, 100% साइंस है, तो क्यों है? इसका सबसे पहला मैंने रीजन दिया था आपको, सन, जो एट प्रेजेंट की बात है। ये एट प्रेजेंट की जो चीजें हैं वो मैंने साइंस दिया। इसके बाद जो भी सूत्र होगा वो साइंटिफिक सूत्र होगा, और अगर हम किसी सब्जेक्ट को साइंटिफिकली समझ लेते हैं तो ये निश्चिंत मान के चलो, ये कंफर्म मान के चलो कि हम ना केवल अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, बल्कि किसी की भी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करने के लायक बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वास्तु 100% साइंटिफिक है। कुछ चीजें साइंस को अभी नहीं पता, वो मेटाफिजिक्स है, उन पे भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जीज। एनर्जीज की अंडरस्टैंडिंग। वास्तु अपनी एनर्जीज को, वास्तु एनर्जीज को हम 5 एलिमेंट के माध्यम से, पंच तत्वों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो पंच तत्व क्या है?
वाटर, हमारी बॉडी लगभग 70% वाटर है, अर्थ भी 70% वाटर है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। जैसा ब्रह्मांड वैसा ये पिंड, यानी कि शरीर, हमारा शरीर भी 70% वाटर और हमारा अर्थ भी 70% वाटर। और वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में इम्बैलेंस तो बीमार, घर में यानी कि अर्थ में इम्बैलेंस तो प्रॉब्लम। वही चीजें हमारे घर में भी वाटर का एक स्पेस होता है पर्टिकुलर, ये जोन जो है यहाँ पे वाटर होना चाहिए। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि वास्तु सन की जो मूवमेंट है, यहाँ सन जैसे ईस्ट में राइज हुआ और वेस्ट में उसका सेट हो गया, सनसेट हुआ, इन बिटवीन जो भी एक्टिविटी डिसाइड की जाती है वो सन की मूवमेंट पे की जाती है। वेस्ट में सन जैसे डिप करता है, क्या सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा? कर रहा है। सन तो है, हमें दिख नहीं रहा। तो वेस्ट से वापस ईस्ट तक आते आते जो एक्टिविटी डिसाइड होती है वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारे इसी वाटर से इफेक्टेड होती है। इसको ध्यान में रख के बनाया गया। और जब सनराइज होता है उस टाइम की जो एक्टिविटीज हैं, हमारी मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हैं वो फायर को, वार्मथ को, उसको ध्यान में रख के डिसाइड की जाती है। वाटर 70% वाटर है, इसका फील भी अलग है। कभी समुद्र किनारे हम जाके देखते हैं, थोड़ी सी देर बैठो, आपको सूदिंग फील होगा। क्यों? कि हमारी बॉडी के अंदर जो 70% है वही चीज हमारे सामने बहुत बड़ी क्वांटिटी में अंदर से हैप्पीनेस आती है। वाटर मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी ना केवल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे अर्थ के लिए यानी कि पैसे के लिए, नई क्रिएशन के लिए, हर चीज के लिए अर्थ जो वाटर है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है दैट इज एयर। कहने की जरूरत नहीं है अपने को कि एयर एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। विदाउट एयर हम सोच भी नहीं सकते लाइफ। तो ये एयर एलिमेंट किस तरीके से हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में बैलेंस करें जिससे वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। इस कोर्स में ये भी हम सीखेंगे कि एयर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट एलिमेंट इज फायर। फायर एलिमेंट की बात करते हैं हम। एक ऐसा एलिमेंट जरा सा इम्बैलेंस हुआ, बहुत सारी चीजों की ये कहूँ कि हमारी लाइफ में इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। छोटा सा एक एग्जांपल हम देते हैं। अगर फायर एलिमेंट हमारा इम्बैलेंस हुआ, जिस इंसान की बॉडी में जठराग्नि, फायर एलिमेंट बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट होता है, उसको एक वर्ड दी गई, टर्मिनोलॉजी दी गई है, दैट इज जठराग्नि। जिसके घर का फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है उस घर के लोगों की खाने की आदतें ठीक नहीं होती, उनको प्रॉब्लम आती है खाने से रिलेटेड, हेल्थ ठीक नहीं होती। फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है वो कैश फ्लो का भी होता है। अगर किसी का फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है वो जिंदगी में पैसे नहीं कमा सकता। कोई इंसान कितना सुंदर होगा ये डिपेंड करता है उसके फायर एलिमेंट पे। फायर एलिमेंट अगर इंसान के शरीर से गायब है तो उसकी एक्शन लेने की जो पावर है वो ठीक नहीं रहेंगी। एक्शन टेकिंग जो उनकी क्या कहते हैं इसको, जो कैपेसिटी है वो एडवर्सली इफेक्ट होने लग जाएगी। नेक्स्ट, ये तो अभी जस्ट एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट इज अर्थ एलिमेंट। फ्रेंड्स, अर्थ यानी कि स्टेबिलिटी, वेट। हमारी बॉडी में भी अर्थ है, एक तो वाटर का वेट, एक
जो कहते हैं ना शरीर मिट्टी का ढेला है, तो ये अर्थ एलिमेंट की जहां बात करते हैं तो अर्थ इज स्टेबिलिटी। जिसके घर में अर्थ एलिमेंट अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले एडवर्सली इफेक्ट होते हैं रिलेशनशिप, स्किल्स। इंसान की जो इंसान की स्किल्स हैं वो स्किल्स के अनुसार अपना काम नहीं कर पाते। अगर किसी का अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है तो ये मान के चलो कि उस इंसान के डिसीजंस ऐसे नहीं हो पाएंगे कि वो अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम क्रिएट कर पाए, कोई बड़ी चीज क्रिएट कर पाए। अर्थ एलिमेंट जिसको हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है हमारा स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट की बात करते हैं तो स्पेस यानी कि खुला आसमान, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। स्पेस हर जगह है, तो ये वास्तु में क्यों है उसको भी समझने की। स्पेस हर जगह है। स्पेस में हमने चार दीवारी खरीदी और खड़ी की, खाली जगह, खाली जगह में चार दीवारी खड़ी कर दी, ऊपर लेंटर डाल दिया यानी कि छत डाल दी। चार दीवारी और छत से हमने उस स्पेस एलिमेंट को काट के एक नया स्पेस एलिमेंट अपने लिए रिजर्व कर लिया। खाली जगह में चार दीवारी खड़ी करके अपने लिए उसका एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व कर दिया, और अब हम उस छोटे से हिस्से को अपना घर कहते हैं या वर्क प्लेस कहते हैं। ये स्पेस जो कि बहुत बड़ा था उसमें से छोटा हमने हिस्सा काटा। स्पेस का जो इफेक्ट था वो उसका नेचुरल रूप को हमने खराब कर दिया अपने लिए, और उसको खराब करके अपने लिए यूज करने की कोशिश की। अगर वो प्रिंसिपल्स, स्पेस के प्रिंसिपल्स के अनुसार आपने वो चार दीवारी नहीं खड़ी की तो क्या सोचते हो कि वो स्पेस के सारे बेनिफिट हमें प्रॉपर मिल जाएंगे? एक इतना बड़ा स्पेस, एक इनर स्पेस, हमारे घर का इनर स्पेस जहां कनेक्ट होता है, वो उसको हम विंडो या डोर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अक्सर लोग कहते हैं यार वास्तु में यहाँ दरवाजा लगाओ या वहां दरवाजा लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? समझने का ये है कि फर्क पड़ता है जहां पे मेरा रिजर्व स्पेस, मेरा घर का स्पेस और बाहर का पूरी इतना बड़ा स्पेस कनेक्ट हो रही है जिस पॉइंट से, क्या वो एक सामान्य पॉइंट है? नहीं, वो सामान्य सा पॉइंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसान की लाइफ में वो पॉइंट मेक और ब्रेक क्रिएट करता है। इस तरीके से देखो, हमारे आसपास जो 5 नेचुरल एलिमेंट हैं, दैट इज वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वास्तु में इन्हीं 5 एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है, और इन्हीं 5 एलिमेंट को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करते हैं। ये वो टूल हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, ये बेसिक पावर्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। इनकी समझ के बगैर, इनको बैलेंस किए बगैर हम अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जा सकते। और जिसके यहाँ ये इम्बैलेंस होती है उस पर नेगेटिव पे नहीं चर्चा करेंगे, आज हम केवल पॉजिटिव बातों पे चर्चा करेंगे। इनको बैलेंस करो, ये एनर्जीज हैं साइन। ये एक ऐसी एनर्जी है, मैं इनको देवता भी कह लूं तो हमारे सामने दिखाई देते हैं। पानी, हमारी धार्मिक अगर मान्यताएं देखें तो हर जगह पानी की तो पहले पूजा होती है। और पानी के बारे में मैं एक चीज और बताता हूँ। पुराने टाइम पे हम ना फिल्में देखते थे कि एक ऋषि मुनि ने हाथ में पानी लिया और ये कहा कि जा तेरा ये हो जाए, और वो एग्जैक्टली हो जाता था। आज आज के टाइम पे साइंस ये कहती है
कि हाँ यार, पानी में मेमोरी होती है, याददाश्त होती है पानी की। ये मैं अकेला मैं नहीं कह रहा, मैं तो साइंस के प्रूव किए हुए वो जो प्रूवन जो फैक्ट्स हैं, मैं उन पे चर्चा कर रहा हूँ कि साइंस, ये जो वाटर है मेमोरी है, एयर विदाउट इजी, वेरी इजी टू बैलेंस। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जीज। फ्रेंड्स, पहला इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट का। हमारे एनवायरनमेंट में सारी चीजें हैं, ये 5 एलिमेंट मौजूद है। बट अगर किसी के आसपास बहुत ज्यादा पानी हो तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति से अमृत भी जहर बन जाता है। बहुत ज्यादा हीट हो तो, बहुत तेज हवाएं चले तो बैलेंस फॉर्म होना जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट का। अब ये जो एनवायरनमेंट में प्लैनेट्स भी हमारे शामिल हैं, जैसे सन, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, ये सारे के सारे प्लैनेट। तो एनवायरनमेंट में, चलो हम दो बाकी को छोड़ दें, बट सन और मून, ये तो एक दो ऐसे प्लैनेट हैं जिन पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि विदाउट, मतलब सन हमें क्या क्या देता है, सूर्य हमें क्या क्या देता है। सोचो, जब साइंस ये कह रही है कि विदाउट सन ओनली 26 मिनट, जो पूरा ये सृष्टि है केवल 26 मिनट सरवाइव करेगी, इससे ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। तो सन, जो हमारे एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है, ये हमारी लाइफ पे कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, मून। जब हम कहते हैं कि मून, जो हमारी बॉडी 70% वाटर है, 70% वाटर है, और मून वाटर की सबसे बड़ी जो बॉडी, ओशन या हमारे समुद्र हैं, उनमें लो टाइड हाई टाइड ला सकता है, इतनी बड़ी वाटर बॉडी को हिला सकता है मून, हमारे समुद्रों को हिला सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो 70% वाटर है, उसका क्या, कभी सोचा क्या किसी ने कि उस 70% वाटर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा? कैसे कह सकते हैं कि इन चीजों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा? एक तरफ साइंस कहती है, हाँ भाई, ये जो समुद्र में लो टाइड हाई टाइड आती है, इसका मून रीजन है। लेकिन जब हमारी बॉडी के 70% वाटर पे मून का क्या इफेक्ट है, वहां आके चुप हो जाते हैं लोग। फ्रेंड्स, साइंस भी यही कहती है। उन्होंने तो चंद्रमा के नाम पे पागल खाना ही रख दिया, नाम ही ये ल्यूनेटिक हॉस्पिटल कर दिया। अब ये बताओ कि हमारी एनवायरनमेंट का हमारी बॉडी पे इतना इफेक्ट है, और साइंस उसको एक्सेप्ट कर रही है, क्यों इस वास्तु को हम, क्या इस वास्तु को समझने के बाद क्या हम अपने लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज क्रिएट नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
इसी को तो समझना है, इसी को तो बैलेंस करना है। ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करना ही तो वास्तु है। जो वाइब्रेशन ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से, आज ये कहा जाता है, साइंस ही ये कहती है कि वाइब्रेशन से ही सब कुछ बना है। वाइब्रेशन बेसिक जो फॉर्म है जो लाइफ की, दैट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से हर चीज क्रिएट हुई है। यार हमारा वास्तु तो 5,500 साल से कहता आया है कि लाइफ का क्रिएशन खाली जगह पे होता है, लाइफ का क्रिएशन वाइब्रेशन से होता है। और उन्होंने हमें जो सेंटर, जिसको ब्रह्मा कहते हैं हम, ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं, वही तो क्रिएशन का सेंटर है। और वही वास्तु में समझने की जरूरत है। अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई भी चीज क्रिएट करनी है, जब मुझे ये समझ में आ गया कि कैसे क्रिएट होती है, मान लो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी है, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या चेंज करना है, और वो कहाँ पे करना है, अगर यही चीजें समझ में आ गई तो रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं हम। एनवायरमेंट का, हमारी जो एनवायरमेंटल एनर्जीज हैं, उनका हमारे ऊपर जो इफेक्ट है उसको समझ लें, एनर्जीज को समझ लें, उनको यूज करना भी समझ लें, तो इट मीन्स हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, मैं नॉर्थ इंडिया में हूं, कुछ लोग साउथ इंडिया में हैं, कुछ लोग अफ्रीका में पैदा हुए, कुछ लोग यूरोप में पैदा हुए, कुछ लोग नेपाल में, चाइना में, जापान में पैदा हुए। उन सब की शक्ल देख के पहचान सकते हैं कि यार ये अफ्रीकन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है। इसका कभी सोचा रीजन क्या हो सकता है? जो पहाड़ पे होते हैं ये ऐसे क्यों होते हैं? जो चाइनीज है, जो जापानीज है, अफ्रीकन है, अर्थ एनर्जी की वजह से। अर्थ के अंदर वो जो पावर है, अर्थ की जो पावर है, वो कहां पे कितना प्रेशर डाले हुए, उससे हमारे फीचर्स डिसाइड होते हैं। हमारे फीचर्स डिसाइड होते हैं कि अर्थ में कौन सा, कितना प्रेशर, कहां पर कितना प्रेशर है। और ये कहा जाता है, साइंस ये कहती है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के अफ्रीका में जाके बस जाए तो उसकी जो थर्ड जनरेशन है, उसकी जो थर्ड जनरेशन है, उसके ऊपर सेम वही इंपैक्ट आ जाएगा। यानी कि उसकी शक्ल भी वैसी मिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो प्रेशर है, अर्थ की एनर्जीज का जो इफेक्ट है, वहां के एनवायरमेंट का जो इफेक्ट है, वो उन लोगों, वे लोग जो उसी की वजह से ऐसे बने। कोई व्यक्ति लंबे समय तक वहां रहेगा तो उस एनवायरमेंट का उस पर भी इफेक्ट आएगा। ये है इम्पैक्ट ऑफ अर्थ एनर्जी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी, जो मेरी फेवरेट एनर्जीज में है। वैसे तो हर एनर्जी का प्रभाव है, लेकिन इस पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। और जब मैंने ये कोर्स कंटेंट की को डिटेल में बता रहा था, तो उस समय पे भी मैंने सबसे पहले एक यही बात कही थी कि मेरे माइंड में पहले आया कि इंसान को खुश कैसे किया जाए। तो पहला पॉइंट आया था सेल्फ, यानी कि इंसान खुद। अब बात है सेल्फ एनर्जीज, इंसान की सेल्फ एनर्जीज। फ्रेंड्स, इंसान के अंदर वो पावर है, वो पोटेंशियल है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है अपने माध्यम से। ये ना, साइंस एक लिमिट है, बट इंसान अपनी एनर्जी से अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे साइंस ये कहती है कि एक मिनिमम ये टेम्परेचर है कि इससे नीचे टेम्परेचर में रहोगे तो आप मर जाओगे, क्योंकि आपका ब्लड जमने लगेगा। मैं कहता हूँ यार हिमालय पे चले जाओ, हजारों की संख्या में साधु हैं,
बर्फ पे बैठ के तपस्या करते हैं, हजारों की संख्या में, एक दो नहीं। कैसे? क्योंकि वो सेल्फ एनर्जीज पे काम किया उन्होंने। सर्दी है, सर्दी में ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो यार ठंड लगना नेचुरल है। साइंस तो यही कहता है कि नेचुरल है यार, ठंड लगेगी लगेगी। बट जो लोग योगा प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके ऊपर एनवायरमेंट इफेक्ट नहीं डालता, एनवायरमेंट इफेक्ट नहीं करता उनको। वे लोग जनवरी के महीने में हाफ स्लीव की शर्ट पहने घूम सकते हैं। एग्जाम्पल देखना हो तो योग के बाबा रामदेव एक लंगोटी उसको लपेट के रखते हैं, सर्दी गर्मियों में गले में डाल लेते हैं, सर्दियों में पहन लेते हैं। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, बट जो फैक्ट है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। और एक अकेले रामदेव नहीं, ये तो चलो एक पॉपुलर पर्सनैलिटी थी इसलिए मैंने उसका नाम ले दिया, रामदेव जी का नाम ले दिया, लेकिन कितने ऐसे साधु हैं जो एक कपड़े में रहते हैं। साइंस कहाँ जाती है वो? इसका मतलब ये है कि अपनी सेल्फ एनर्जीज पे कोई काम करे तो वो सेल्फ एनर्जी कितनी कितनी पावरफुल एक व्यक्ति को बना देते हैं कि उसके ऊपर ना अर्थ की एनर्जी काम करती है, ना उसके ऊपर प्लेनेट की एनर्जीज काम करती है। इंसान वहां तक जा सकते हैं। सेल्फ एनर्जी पे काम करके कोई, साइंस ये कहती है इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन कितने सारे रेकी मास्टर हैं जो इंसान को उड़ा देते हैं बगैर कोई फोर्स डाले। सामने आपकी कोई चीज पड़ी हुई है, अब उसको मूव नहीं कर सकते, विदाउट फोर्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ एनर्जीज पे कंसंट्रेट होकर सामने चम्मच पड़ी है, लोग ऐसे मोड़ देते हैं, रॉड मोड़ देते हैं। योगिक फ्लाई की बात करता हूं मैं, मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं हाँ मैंने योगिक फ्लाइंग की हुई है, मैं जमीन से ऊपर उठ गया था। और ये एक एक एग्जांपल नहीं कह रहा मैं, कोई एक नहीं है कि भाई स्पेसिफिक एक ही व्यक्ति ने किया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये हजारों की लाखों की संख्या में एग्जांपल है अपने पास कि सेल्फ एनर्जीज पे काम करो और आप जो जिंदगी में चाहते हो वही कर लो, वही आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इसको कोई 1% भी डाउट नहीं है। इस कोर्स में मैं सेल्फ एनर्जीज पे सबसे ज्यादा फोकस करवाऊंगा कि ताकि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्रिएट करने के लिए हमारे पास वो कैलिबर हो, हम क्रिएट कर सकें वो पॉजिटिव चेंज जो हम चाहते हैं, वो चीज क्रिएट कर सकें। ये है सेल्फ एनर्जीज। और सेल्फ एनर्जीज फ्रेंड्स, दुनिया में हर काम बहुत आसान, सिंपल, जितने भी बड़े काम हो वो सब सिंपल है, आसान है, बस हमें करने आने चाहिए। योगा प्राणायाम करो, वॉक करो, जॉगिंग करो, आप फिट रहोगे, कितना आसान है। मेडिटेशन करो, दिमागी तौर पे फिट रहेंगे, कितना आसान है। क्या करना है? आंखें बंद करके बैठना मेडिटेशन में, कितना आसान है। इतनी ही आसान वास्तु है, इतनी ही आसान है कि आप वास्तु को समझ जाओ। एक बार आपने इसको समझा, इस सिस्टम को, तो चीजें क्रिएट तो कर ही लोगे, उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली कोई भी। तो आज इसको, वास्तु को समझने के लिए 5 एलिमेंट समझने हैं, तो अब नेक्स्ट है इन्हीं 5 एलिमेंट्स के बारे में। ये 5 एलिमेंट, वाटर, अगर इसका क्रिएशन देखा तो एक दूसरे में से ये सब क्रिएट हुई है, क्रिएशन ऑफ एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट का क्रिएशन कैसे हुआ है? वाटर से क्रिएट हुई एयर, एयर से क्रिएट हुआ फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, और स्पेस से फिर वाटर। आप इस साइकिल को देखो ध्यान से कि स्पेस से पानी कहां से आता है? स्पेस से। और वाटर जब जमीन पर आता है तो पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं तो वो एयर, पेड़ पौधे ऑक्सीजन यानी कि एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वुड, जिसको एयर, इसको ऑब्लिक करके वुड भी बोलते हैं, यानी कि लकड़ी।
और इसी एयर से फायर जनरेट होती है। कभी आग लगी हुई हो, जली हुई हो, और उसको आप कवर कर दो तो आग तुरंत बुझ जाती है, यानी कि एयर की उसको जरूरत है। आय जो आग बनती है वो जलती भी लकड़ी से है। और अगर लकड़ी के अलावा कहीं और जली हुई हो और उसकी एयर को ब्लॉक कर दो, आप वहां तक एयर ना जाने दो, तो क्या होगा? फायर खत्म, बंद हो जाएगी। जब कोई चीज जल जाती है तो क्या बचता है? राख। राख बचती है। यानी कि जो भी मिट्टी, जो भी अर्थ जो है वो राख से जो बची हुई चीज है वो अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि फायर जनरेट अर्थ, अर्थ जनरेट स्पेस। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे जरूरत कि यार जमीन स्पेस को कैसे जनरेट कर पाती है। ये भी साइंस है। स्पेस इसको मेटल भी बोलते हैं। मेटल, अर्थ, सारा मेटल अर्थ के नीचे से निकलता है, अर्थ के अंदर से निकलता है। और मेटल जिन चीजों से बनना है, एटम साइंस, इसका साइंस वाला अगर कोई है तो वो अच्छे से समझ पाएगा कि एटम्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो चीजें मिलके बनती हैं, इनमें 99% 99% स्पेस खाली होता है। यस, 99.99% स्पेस खाली होता है। यानी कि कोई भी सामने हमारे मेटल दिखेगा तो वो मान के चलो कि 99.99 वो खाली है, यानी कि स्पेस अवेलेबल है उसमें। जो भी मेटल है अर्थ से निकला है वो 99.99% खाली है, इसमें स्पेस अवेलेबल है। और स्पेस से ही वाटर आता है। वाटर चाहे नीचे से स्पेस में जाता है, वहां से आता है। तो हमें कहां से प्राप्त हुआ? स्पेस से। तो ये साइकिल ऐसे चलता है। अब सोचो, अगर हमें किसी के यहाँ स्पेस मतलब वाटर एलिमेंट किसी का इम्बैलेंस है, किसी का वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है, तो उसको किस किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं? पानी स्थापित करके कर सकते हैं, पानी स्थापित करके। लेकिन हर जगह पानी कैसे लगाएं? जो वाटर की एनर्जी है, वो एनर्जी जिन जिन चीजों से रिप्रेजेंट होती है वो सारी चीजें हम वहां लगा सकते हैं। एयर एलिमेंट किसी का इम्बैलेंस है, एयर एलिमेंट की जो एनर्जी जिन जिन चीजों से रिप्रेजेंट होती है वो सारी चीजें लगा सकते हैं। फायर एलिमेंट की जो चीजें अगर किसी की फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है तो जिस जिस इंसान की फायर एलिमेंट जो है चीजें हैं वो हम लगा सकते हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे वाटर कलर, मान लो किसी का वाटर इम्बैलेंस है या एयर इम्बैलेंस है, किसी का फायर इम्बैलेंस है, तो वहां पे हम कलर लगाते हैं वास्तु में। आज आपको वास्तु का बेसिक समझ में आ जाएगा कि यार वास्तु में ये कलर वलर का क्या चक्कर है। कुछ शेप्स लगाते हैं हम, कुछ वहां पे उस एलिमेंट का जो मेटल्स भी रख देते हैं, कुछ स्टोन्स भी लगाते हैं। तो आज आपको समझ में आएगा कि वास्तु में ये जो रेमेडीज होती हैं, ये रेमेडीज में कलर, शेप्स, मेटल, स्टोन्स, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, अगर किसी को वाटर एलिमेंट बैलेंस करना है तो वो वाटर का कलर भी उतना ही काम करेगा, वाटर की शेप्स भी उतनी काम करेंगी, मेटल भी उतना ही काम करेगा और स्टोन भी उतना ही काम करेगा। अब बात करते हैं हम कलर्स की।
थोड़ा सा ध्यान देना, कलर किस तरीके से काम करते हैं। किसी जोन में, नॉर्थ जोन है वाटर का, अगर वहां पे वाटर इम्बैलेंस है, आपका वाटर की कमी है, हमने को बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी, हमने कलर कर दिया, और कलर वाटर का है ब्लू। अगर ब्लू कलर कर दिया हमने, तो वो काम कैसे करता है, साइंस क्या है इसके पीछे, अब वो साइंस समझते हैं। थोड़ा सा स्लो पेस पे समझेंगे, क्योंकि समझने की बात है। कोई भी कलर है, वो कलर जो दिखता है वो कलर नहीं है, बाकी सारे कलर है। अब ब्लू की बात करते हैं। साइंस ये कहती है, ब्लू कलर अगर आपने कहीं कर दिया, तो लाइट उस पर पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट ने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, और ब्लू कलर को फेंक दिया बाहर, रिफ्लेक्ट कर दिया। ये साइंस है। कोई भी कलर, जो ऑब्जेक्ट उस कलर को, जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखता है। मान लो एक बॉल है, उस पे लाइट पड़ी, और उस बॉल ने सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, और एक ब्लू कलर फेंक दिया, तो वो बॉल किस कलर की दिखेगी, ब्लू कलर, नीले रंग की दिखेगी वो बॉल। अब ये जो बॉल नीले रंग की दिख रही है, इट मीन्स ये लगातार ब्लू कलर छोड़ रही है, लगातार छोड़ रही है। जिस जोन में वो बॉल रखी गई या वो कलर किया गया, इट मीन्स वहां पे लगातार ब्लू कलर आ रहा है, लगातार आ रहा है। अब ये लगातार जो आने वाली चीजें हैं, ये ब्लू कलर आया, ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर की एनर्जी को। लगातार वहां पे ब्लू कलर की एनर्जी आई है, तो वाटर एलिमेंट बैलेंस हुआ। अगर हमने वहां पे ब्लू कलर का बल्ब भी लगाया, तो भी लगातार ब्लू कलर की एनर्जी आ रही है, और ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को। आपने पानी लगाया, कलर लगाया, या लाइट लगाई, रेमेडी हो गई। जो भी अवेलेबल है उस पर कर दो, एनर्जी एक तरीके से और जनरेट होती है। मंत्र से एक वर्ड्स को एक स्पेसिफिक सिस्टम में सेट करके बोला गया, वो मंत्र होता है। वर्ड्स वही है, लेकिन स्पेसिफिक सिस्टम में सेट करके बोला गया, तो वो वाटर की एनर्जी जनरेट कर देगा। दूसरे सिस्टम में सेट किए गए तो फायर की एनर्जी जनरेट कर देगा। तानसेन का नाम सुनना होगा, ये तो हमारा हिस्टोरिक पर्सन है, मतलब ऐतिहासिक व्यक्ति है, आज से कुछ सौ साल पहले हुआ है, बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहा मैं, जो कि इतिहास में लिखा गया है। उसने राग गाया, और सारे के सारे जो दीपक थे जल गए। इट मीन्स दीपक वैसे नहीं जले, कोई एनर्जी क्रिएट हुई। तो ठीक उसी तरीके से जो हम मंत्र बोलते हैं, उनसे भी वो एनर्जी बैलेंस हो सकती है। शेप्स, साइंस ये कहती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, केवल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एनर्जी जिस फॉर्म में काम हो, वैसी उसकी गुण आने लगते हैं। तो शेप्स, फॉर एग्जाम्पल कोई वेवी शेप है, कोई वेवी शेप है, वो वाटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। मेटल्स हैं, पानी रखा, लाइट रखी, कलर रखे, या कोई शेप रखी, या वाटर की एनर्जी का कोई एलिमेंट रख दिया, तो भी हमारा काम हो गया, तो भी हमारा काम हो गया। स्टोन्स, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम स्टोन्स की। फ्रेंड्स, हमने बल्ब लगाया, वो भी एनर्जी छोड़ रहा है। लाइट लगाई, या
कलर किया, वो भी एनर्जी छोड़ रहा है। शेप रख, कोई भी शेप रखी हमने वहां, वो भी एनर्जी छोड़ रही है। कोई हमने मेटल रखा, वो भी एनर्जी छोड़ रहा है। लेकिन रखना क्या है, जो एलिमेंट वहां रिक्वायर्ड है, उस एलिमेंट के ऑब्जेक्ट। हमने मंत्र भी बोला तो वही स्पेसिफिक। अगर वहां पे स्टोन रखा हमने, तो स्टोन रखने के बाद वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो वही तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। उसी का, वाटर का ही तो काम कर दिया। जो प्रॉपर्टी वाटर की है, वही एनर्जी किसी और चीज में भी हो सकती है, जैसे मोती। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो नॉर्थ में हम मोती लगा देते हैं। पानी में पाया जाने वाला एक स्टोन है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम करके कुछ ऐसा है। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, इसलिए उसका परफेक्ट नहीं बता पाता। लेकिन वाटर, मून, मून नॉर्थ का है। वास्तु में कहा जाता है कि चंद्रमा पानी है। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है चंद्रमा पानी है। जिन लोगों ने ये सीखा है, तो चंद्रमा को अगर हम, जो चंद्रमा की प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टीज हमारे उसकी पल की, मोती की है। हम कहीं पे पानी रखें, मोती रखें, या जैसे एल्यूमिनियम है, वो वाटर की प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम रखें, वेवी शेप रखें, ब्लू कलर रखें, या ब्लू लाइट रखें, क्या फर्क पड़ता है? सबने बैलेंस कर दिया। अब समझने की बात यह है कि इम्बैलेंस कैसे होती है कोई चीज। अभी तक तो ना बैलेंस करने के लिए पीछे ये आप लोगों की समझ में आया कि यार, वास्तु इज अबाउट बैलेंसिंग 5 एलिमेंट, और ये साइंटिफिक एलिमेंट है। ये हमारी लाइफ में हम इनके बगैर सोच भी नहीं सकते। कोई भी जो प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ की, वो इन्हीं 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से ही गवर्न होती है। और जो भी प्रॉस्पेरिटी है, कोई भी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी है, पॉजिटिव चेंज है, हैप्पीनेस है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, वो सारी की सारी इन्हीं 5 तत्वों से ही हमने बैलेंस करनी है। इन्हीं 5 तत्वों से। अगर ये 5 तत्व हमारे बैलेंस करने आ गए, तो ये मान के चलो हमें वास्तु का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन आ गया। इसमें कोई गहरी साइंस नहीं है, कोई गूढ़ रहस्य नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। अगर हमने डायग्नोज करना सीखा, जो कि मेरी नेक्स्ट क्लास में आएगा, कि किस तरीके से हमने किसी घर की, या किसी वर्क प्लेस की, या किसी व्यक्ति की भी एनर्जीज चेक करनी है, तो कैसे वो एनर्जीज चेक की जानी है, कैसे वो एनर्जीज अपने को आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले डायग्नोज पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपना डायग्नोज पार्ट शुरू करेंगे, कि एनर्जीज को कैसे डायग्नोज करना है अपने को, कैसे एनर्जीज। ठीक है, एक बारी प्रॉपर डायग्नोज कर ली, तो डायग्नोज करने के बाद सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सी। जैसे डॉक्टर को अगर पता चल गया कि बीमारी क्या है, तो दवाई बड़े आराम से दे देगा। लेकिन वास्तु में एक जो प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि हम सही प्रॉब्लम को पहचान ही नहीं पाते। सही प्रॉब्लम को पहचान ही नहीं पाते कि यार, ये प्रॉब्लम इस वजह से है, कारण को नहीं पहचान पाते। अगर हमने कारण पहचानना सीखा, तो रेमेडी तो यार यही 5 हैं। रेमेडी तो यही बैलेंस करने वाली हैं। आप वो जो चीजें हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। कहीं पे वहां पे लाइट लगा सकते हो, कलर क्रिएट कर सकते हो, कोई ऐसा मेटल रख सकते हो, या कुछ भी ऐसा कर सकते हो। वो तो आसान हो गया। वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आप प्रॉब्लम को पहचानो, डायग्नोज करो, और साइंटिफिकली डायग्नोज करो।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैप बना के उसकी डायरेक्शन वाइज, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक जोन होता है, उस जोन को अगर हमने परफेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया तो इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि आप सक्सेसफुली सक्सेसफुली अपनी एक जो विजिट करोगे उसको पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो सक्सेसफुली। बट थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिकल, बहुत बड़ी साइंस नहीं है वास्तु। फिर मैं कहता हूँ वास्तु इज नॉट ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइंस, इट्स अ सिंपल साइंस। अगर हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, लेकिन अगर हम इसको करके सीखेंगे फ्रेंड्स, करके अगर सीखेंगे तो ये बहुत आसान होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास से हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे काम करना सीखेंगे, यानी कि करके सीखने सीखेंगे। तो आज हमने सीखा कि वास्तु 100% साइंटिफिक है। इस कोर्स में, इस कोर्स को डिजाइन करने का मेरा पर्पस क्या था? इस कोर्स में आप वास्तु को एज ए साइंस यानी कि एज एन एनर्जी ट्रीट करोगे। कोई सुपरफिशियल सी बातें नहीं करेंगे, कोई अंधविश्वास की बातें नहीं करेंगे, हम साइंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू सन मूवमेंट होनी चाहिए। जो साइंस जिसको प्रूव कर रही है आज, जिसको प्रूव कर रही है वो प्रूवन प्रिंसिपल्स हम साइंस में डालेंगे, ताकि कोई भी, आज ना लोगों का लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, वे लॉजिक मानते हैं, लॉजिक। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब मैं किसी के घर में वास्तु करने जाता हूँ, उस घर में अगर बच्चे कॉलेज गोइंग है या रिसेंटली उन्होंने कॉलेज पास आउट किया है, तो वो इस चीज को अपोज करते हैं। कहते यार इनसे क्या होता है, अंकल ये क्या है यार, गेट यहाँ लगा दिया या वहां लगा दिया, क्या फर्क पड़ गया, कलर से क्या फर्क पड़ गया। वो जो भी क्वेश्चन करते हैं, जो भी, मैं उसका साइंटिफिक आंसर करता हूँ। अगर किसी ने कलर पे ऑब्जेक्शन किया तो डियर, जैसे उन्होंने कहा यार कलर, रेड कलर पहनने से क्या होता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि सॉरी, रेड कलर की प्रॉपर्टी क्या है। यानी कि जो आपने शर्ट रेड कलर की पहनी है, ये सारे कलर हैं, बस रेड ही नहीं है। रेड तो ये छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है। जो चीज आप लगातार रेडिएट कर रहे हो, क्या वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी? अगर आपने ब्लैक कलर पहना है, ब्लैक कलर का साइंटिफिक बेस क्या है? कि वो सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे कलर, सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। तो जब आप इस सिचुएशन में हो कि चाहे पॉजिटिव चीजें हैं या नेगेटिव चीजें हैं, वो आप एब्जॉर्ब कर लोगे, तो क्या आप इजी रह पाओगे? नहीं। व्हाइट कलर की क्या क्वालिटी है? व्हाइट कलर की क्वालिटी ये है कि वो हर चीज को रेडिएट कर देता है, किसी भी कलर को रखता ही नहीं अपने पास। तो डियर, शांति की बात करते हैं, यानी कि यार मैं बिल्कुल शांत हूं, उसके लिए अगर व्हाइट कलर पहने जाते हैं हमारे यहाँ शुभ कार्य में से, यानी ये सारी एनर्जी हमने छोड़ दी। अब हम बिल्कुल प्योर हैं, प्योर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं, हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कुछ नहीं कर रहे। इतने साइंटिफिक हमारी ड्रेसेस के कलर होते थे। जब हम किसी काम को करेंगे और उसका साइंटिफिक बेस होगा, तो नए बच्चे भी फॉलो करेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं जिस भी घर में गया, जिस भी व्यक्ति से बात की जो इसको नहीं फॉलो करते थे, आज मेरी सबसे बड़ी क्लाइंटेज उन्हीं लोगों की है। सबसे बड़ी क्लाइंटेज, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
MBA स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन, कितने सारे लोग यार, मुझे मजा भी आता है उनके साथ काम करते हैं। और वो कुछ टाइम के बाद एक ही बात कहने लगते हैं, अंकल हमने यार ऐसे तो सोचा ही नहीं था। मैं स्टार्टिंग में ना उनके जो कमेंट हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, उनके स्क्रीनशॉट एक बार मन किया था कि ग्रुप में मैं शेयर करूं। यार पढ़े लिखे लोग लॉजिक मांगते हैं, और अगर आप साइंस से नहीं जुड़ोगे, आप नहीं बताओगे कि वास्तु 100% साइंस कैसे है, अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो सामने वाले को कैसे कन्विंस कर पाओगे? कितनी, यार देखो एक चीज तो है, और वो चीज ये है, अगर आपने किसी को मेंटली यानी कि विचारों से अगर किसी को कमांड कर दिया, सामने वाले को देखना पड़ेगा कि उसका लॉजिकली डेवलपमेंट हुआ क्या, उसके ब्रेन का जो डेवलपमेंट लॉजिकल हुआ है क्या। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज आएगा सब्जेक्ट की मास्टरी से। आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनो, और वो मास्टर बनने के लिए मैंने मैंने जो 42 कोर्सेज किए, 13 साल लगाए, और अपने इंडिया के जितने भी टॉप के वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन सब से ज्ञान लिया, और उन सब का ज्ञान मैं एक सिंपल पैकेट में रैप करके आप लोगों को देने के लिए तैयार हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं इस चीज में मानता हूं कि जनरली वास्तु कंसल्टेंट अकेले काम करते हैं। यस। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, जो 10 साल से 20 साल में जो उन्होंने सीक्रेट वास्तु के सीक्रेट प्रिंसिपल जो एक्यूमुलेट किए हैं, उनसे पैसे कमाएंगे। अगर उन्होंने अपने दूसरे साथियों को बता दिया तो उनके पास से तो सूत्र चला गया। बट मैं इसका प्रिंसिपल दूसरे तरीके से यूज करता हूँ। इस प्रिंसिपल को मैं ये करता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उनको मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि फ्रेंड, अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो वास्तु का जो मैंने नॉलेज लिया है सालों से, जो कोर्सेज किए हैं, सारा का सारा कंटेंट आपका, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जो मुझे 13 साल लगे सीखने में, आपको 1 1.5 साल में सिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि एक सतीश यार अपनी पूरी लाइफ कितने घरों तक पहुंच सकता है? 1000, 2000, 5000, 10,000? क्या 10,000 घरों में हमारा इंडिया पूरा हो गया? नहीं ना। इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपनी टीम की तरह बनाया। आज आपके जो कोचेस होंगे, ये कोच मेरे स्टूडेंट रहे हैं, कभी सालों से मेरे साथ काम किया इन्होंने, और मेरे से जुड़ने के बाद आज वो इस सिचुएशन में है कि वो मास्टर ट्रेनर बनने के लिए तैयार है। ये कोच बन रहे हैं, कोच की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कई सारी सक्सेसफुली कोच किया है कुछ लोगों को, और वो अब आप लोगों को कोच करने के लिए रेडी है, आप लोगों को गाइड करने के लिए रेडी है। इट मीन्स जो मुझसे जुड़ता है, मेरे जो एक्यूमुलेट किया हुआ जो नॉलेज है, वो सब मेरा नहीं है दोस्तों। वो मेरा नहीं है, ये प्रिंसिपल्स वास्तु मैं नहीं लेके आया, मैंने नहीं क्रिएट किया, तो मेरा कैसे हो सकता है? मैं तो इस नॉलेज को गेन किया और आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों में बांटने के लिए तैयार हूं, ताकि लोगों तक सही साइंस जाए, लोगों तक वास्तु का वो सही रूप जाए। और इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर पाता, लेकिन जब मेरे पास पास बहुत सारे लोग हैं, अभी भी टीम में 4 से 5 लोग हैं, हम काम करते हैं। आज सुबह ही एक ग्रेटर नोएडा जाना था, मैं नहीं जा पाया, मैंने अपने टीम मेंबर को कल कॉल किया कि आपके पास ड्राइवर आ जाएगा, आप वहां जाके आए, काम हो गया। कहने का मतलब ये कि एक सतीश हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन अगर टीम है तो वो बहुत जगह हो सकती है। वो टीम भी हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन बहुत जगह हो सकती है। और दोस्तों,
जो इसका मेन पर्पज है कोर्स का, वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या अकेले आ सकती है? नहीं आ सकती। वो तो एक दूसरे के साथ में ही आ सकती है। और वो साथ रिलेशनशिप से बनता है, वो साथ 100% डेडिकेशन से बनता है, वो साथ धीरे 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 एक दूसरे पर विश्वास करके, और जब वो विश्वास पे हम खरा उतरते हैं तब बनता है। मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ और आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने इस कोर्स में कि फ्रेंड्स, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेरी है, आप खुल के मुझसे पूछें। मैं 100% अपने नॉलेज के साथ, अपने सोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज के साथ आपको सर्व करने के लिए तैयार हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं कि जो मेरा सपना है, जो मैं देखता हूं कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना है, उसमें अगर आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और थैंक यू बोलता हूं आप लोगों को कि थैंक्स डियर, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है। आपके मन में जो भी क्वेरी है, आज जो पढ़ाया उसके बारे में, या कोई भी आगे चीज है उनके बारे में कोई क्वेरी है, तो आप ऋषिका जी, आप प्लीज जो भी पूछना चाहता है अनम्यूट कर दीजिएगा। प्लीज जो भी कोई क्वेरी चाहता है। सर आज के लिए तो कोई वो नहीं है क्वेश्चन, बट जैसे कि आपने बोला कि कल मैं पे करूंगा मैं, तो कल नहीं, उस, नेक्स्ट क्लास। हाँ सॉरी, मतलब, मैं कल हाँ अगर बोल गया तो ये मेरी नहीं नहीं मिस्टेक थी। सर, कल कल भी है तो नेक्स्ट क्लास ही नेक्स्ट मीन्स क्लास जब, का मतलब हाँ फ्राइडे। हाँ जब तो भी क्लास होगी। राहुल जी, आप रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, रजिस्टर करवा चुके हैं, आप तक नेक्स्ट जब क्लास होगी तब तक टूल किट पहुंच चुकी होगी। जो टूल्स हैं, जिसमें आपका कंपास होगा, हाँ एक डायरेक्शन डिस्क होगी, आपके पेंडुलम होगा, और आपके कुछ वास्तु कार्ड्स होंगे जो सर, एनर्जीज को गेज करने के लिए होते हैं। वे सारी की सारी किट आप तक पहुंच चुकी होगी। और जब मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा तो आप इजीली कर रहे होगे उस पे काम। ओके सर, जैसे कि उसमें डिग्री वगैरह का भी सर कुछ, सब कुछ होगा यार, सब कुछ। डिग्री कैसे लेनी है ये वगैरह। तो आप इस कोर्स के लास्ट में हाँ सोनीपत सोनीपत में हो आप, तो हाँ। सोनीपत में बैठ के ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का और यूएसए का वास्तु कर रहे हो। ओके थैंक यू सर। ये आपके कोचिज है ना, जो ये बताएंगे कि कैसे मैजिक हो रहा है। आप साइंस का जमाना है यार, साइंस को यूज करो। सर मैंने पहले ही बोला था, मेरा मन तो जब आपसे मिला था 2 साल पहले सरस्वती विहार में, तभी से वो था, पर जब वो नहीं हो पाया और अब टाइम मिला, 2-3 साल हो गए उस बात को सर। कोई बात नहीं यार, जब भी समय होता ना हमारी लाइफ का, तभी समय होता है, तभी हम कर पाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो है। जी जो भी क्वेश्चन होंगे फिर तो अगली क्लास में सर, जैसे जैसे आप पढ़ाओगे उनमें से ही निकलेंगे। जी 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 जी। यस सर, थैंक यू। ये प्रैक्टिकल कोर्स ऐसा है यार, आप लोग बस देखो, एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। नेचर ने हमें हर चीज सिंपल फॉर्म में दी है, कॉम्प्लिकेटेड हमने बनाया है। यस सर। जब हम चीजों को कुछ छुपाएंगे, कुछ दिखाएंगे, हमारा पर्पस डिफरेंट होगा, तब गड़बड़ होती है। अगर आप क्रिस्टल क्लियर हो, आप अपने पर्पस को सर्व करने के लिए रेडी हो, तो आप मुझसे जो पूछोगे, जैसे पूछोगे, मुझे बताने में क्या दिक्कत है। थैंक यू सर। जी जी राहुल जी। 5 एलिमेंट का समझ में आया आपके? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है जी। नेक्स्ट, एडमिन्स आईफोन, दिस इज राधिका। राधिका सैनी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, प्लीज गिव मी फीडबैक। सर सर फीडबैक क्या बोलूं फीडबैक तो बहुत, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं तो आपको बता रही थी कि पहले से मैं चाह रही थी कंटिन्यू कर, मतलब सीखना, बट मौका ही नहीं लग पा रहा था। बट अब ऑनलाइन हो गया है, क्योंकि आना जाना तो शायद पता नहीं इतना पॉसिबल नहीं लगता मुझे।
बट अब ऑनलाइन हो गया तो अच्छी बात है, सीख लेंगे। गुड। हाँ जी सर। केवल सीख लेंगे क्या हाँ जी इसका? सर। केवल सीख लेंगे? नहीं, उसको मतलब अपने लाइफ में वो भी करेंगे, चलो यूज भी राधिका, करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और मैं एक चीज बता देता हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ। कई बार ये जो मेरे कोचेस जब स्टूडेंट थे तो ये नाराज भी हो जाते थे मेरी इस सेंटेंस को सुन के, लेकिन आज वो एग्री हैं। मैं ये कहता हूँ, नॉलेज विदाउट यूज इज गार्बेज। नॉलेज विदाउट यूज इज गार्बेज। अगर आपने नॉलेज लिया और उसको यूज नहीं किया तो आपने गार्बेज इकट्ठा किया है। सर एक चीज बताओ, जैसे हम तो सीख लेते हैं, बट जो साजिन के साथ हम लोग रहते हैं, वो लोग इस चीज को नहीं मानते, फिर उसका क्या क्या कर सकते हैं? हमारे में कमी है, उनमें कमी नहीं है। अच्छा। और मैंने थोड़ी देर पहले राधिका जी एक बात बताई थी कि जो लोग इसको नहीं मानते वास्तु को, मेरी सबसे बड़ी क्लाइंटेज उन्हीं की है जिन्होंने फर्स्ट टाइम में मुझे अपोज किया, यार इससे क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल है, उनका ब्रेन लॉजिकली डेवलप हुआ है, वो लॉजिक चाहते हैं। अगर आपने साइंटिफिकली किसी को प्रूव कर दिया, अगर आपने किसी के सामने रिजल्ट क्रिएट कर दिए, आपने अपनी लाइफ में रिजल्ट क्रिएट किए, तो आपको देख के लोग फॉलो करेंगे। किसी ने आपके नॉलेज पे अगर उंगली उठाई और आपने कहा कि ठीक है आपका ये क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर भी सुनिए, ये इस तरीके से साइंटिफिक है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो लोग नहीं मानते कि प्लेनेट से क्या होता है यार, वास्तु से क्या होता है, मुझसे पूछो कि दोस्तों ये बताओ, हमारी बॉडी का वाटर कितने परसेंट है? साइंस पढ़ी है, कहेंगे 70% है। एक चंद्रमा, एक मून जो है, वो समुद्र के अंदर इतनी बड़ी वाटर बॉडी को हिला सकता है, अप एंड डाउन कर सकता है। तो व्हाट अबाउट अवर 70% पार्ट? हमारी बॉडी के 70% पार्ट का क्या? वो भी तो वाटर है, वो भी तो हिलता होगा, उसके अंदर भी तो कोई चेंज आएंगे। तुम इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? ये एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल, ऐसे हजारों एग्जांपल आएंगे। वास्तु पे कोई क्वेश्चन उठाता है, उनको पूछना यार, एक बच्चा सबसे जो सॉफ्ट, या मैं कहूंगा कि एक छोटा सा बच्चा जो एक दिन का पैदा हुआ है, अगर वो बीमार हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो उसको डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि सुबह की धूप दिखाओ, कहते हैं ना। अगर सुबह की धूप नहीं दिखा पाए तो वो नीले रंग की लाइट में रखते हैं, वो यूवी रेज में रखते हैं। वो कहते हैं कि सुबह की धूप दिखाओ, सुबह के बाद की नहीं। और एक वास्तु कंसल्टेंट ये कह दे कि यार ये सुबह की जो धूप है, जो जीवन दायिनी है, एक दिन के बच्चे के लिए भी वो हेल्थ इंप्रूव कर सकती है। अगर वही गेट लगाने के लिए एक वास्तु कंसल्टेंट बोल रहा है कि ये धूप सारा साल पूरी जिंदगी मेरे घर में आए, तो वो क्या गलत कह रहा है? जो एक वह दिन के बच्चे के लिए जीवन दायिनी है, वही धूप मैं अपने पूरे दिन, पूरे जीवन के लिए अपने घर में लेके आना चाहता हूँ। क्या वो पॉजिटिव चेंज नहीं लाएगी? क्या वो मेरी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेगी? करेगी, डेफिनेटली करेगी। अरे राधिका, ऐसे ऐसे बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने, बहुत सारे। और जब किसी को, जिसका लॉजिकल माइंड है, उसको लॉजिकल से ही आप चेंज कर सकते हो, उसको लॉजिक से ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरे को कन्विंस करने से पहले खुद कन्विंस होना पड़ेगा। जब हम खुद कन्विंस हैं तो हम दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे। अगर खुद के अंदर नॉलेज है तो हम दूसरे को चेंज कर पाएंगे। और मेरा सबसे पहला टॉपिक ही है सेल्फ, यानी कि हम खुद। अगर हम खुद इस सिचुएशन में हैं कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं,
एक चलो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे एक क्लाइंट है, बहुत अक्सर देता हूं मैं वो एग्जांपल। आज से 20 साल पहले वो बड़ी इकोनॉमिकली बहुत कमजोर स्थिति में थी। माँ बाप ये कहते थे यार हमारे यहाँ कहाँ पैदा हो गया, उनके मार भी देते थे शादीशुदा होने के बाद भी, और कहते थे निकम्मा है, निठल्ला है, नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, ये तो बनौती है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या। उस बंदे को एक बार स्पार्क मिला, उसने सेल्फ एनर्जीज पे काम करना शुरू किया और आज वो 100 करोड़ प्लस है। और उसने अपना जो बेसिक नेचर था उसको नहीं छोड़ा, अपने पेरेंट्स को सर्व करने के लिए फार्म हाउस दे दिया, गाड़ी दे दी, नौकर दे दिए, जो उनको चाहिए वो सारी फैसिलिटीज दे दी। आज वही पेरेंट्स ये कहते हैं कि यार ऐसी औलाद तो भगवान सबको दे। चेंज क्या हुआ? क्या वो पेरेंट्स चेंज हुए? नहीं, उस इंसान ने खुद की स्थिति को पहले बदला, पहले लायक बना वो, और जैसे ही लायक होके उसने सर्व करना शुरू किया तो बाहर के लोगों का जो विचार थे वो बदल गए, बाहर के लोगों के विचार बदले। जब हम किसी लायक होते हैं, जब हम मजबूत स्थिति में होते हैं, तभी बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यार बगैर ताकत के तो हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, और ताकत है नॉलेज। तो पहले अपने को ताकत चाहिए, और ताकत नॉलेज से आएगी, तो नॉलेज चाहिए। आपको बाहर लोगों के उन पे ध्यान मत दो कि ये हमारे जो एसोसिएट हैं, जो हमारे से जुड़े हुए फैमिली मेंबर हैं, या हमारे रिलेटिव्स हैं, या जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उस सोसाइटी के लोग हैं, वो तो इसको फॉलो नहीं करते। कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन को पार्किंग में रखो, उनको उनकी सोच के साथ बने रहने दो। जब आपके अंदर चेंज आएंगे, आपके अंदर पावर आएगी, तो वो फॉलो करेंगे आपको। और राधिका, एक मैं बताता हूँ, मैं जिस आंचल से आता हूँ, जिस एरिया से आता हूँ, वो 100% मैं गांव का हूं, और वहां के लोग वास्तु नाम तक नहीं जानते। और जब मैंने ये काम शुरू किया, सब ने विरोध किया मेरा, सब मेरे अगेंस्ट, मेरी फैमिली मेंबर्स क्या, रिलेटिव्स क्या, मेरे फ्रेंड्स क्या, सब कहते हैं यार ये कहाँ क्या काम शुरू किया, ये कोई काम है। लेकिन आज सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं यार तू अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम, पैसे के मामले, पैसे ठीक है, वो तो एक मेरी इसकी एक बोनस है इस काम का, बट अच्छा काम ये कि तू दूसरों के जीवन में खुशियां ला रहा है, दूसरे के जीवन को पॉजिटिवली चेंज कर पा रहा है। आज वो मेरे काम को देख के खुश है, मेरे साथ खड़े हैं। जो मेरे विरोध में थे वो मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन उस टाइम मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। उस टाइम मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। आज यही चीज मैं आपको कहता हूं कि आज आप सिर्फ इस बात पे डटे रहो कि आप क्या कर रहे हो, बस। दूसरे क्या सोचेंगे रहने दो, वो तो आप इजीली आपको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, बताइए नेक्स्ट किसी का और कोई क्वेरी हो। हम वास्तु को एस्ट्रो से कनेक्ट करते हैं सर? उसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। देखो पहले दोनों चीजों का ना, दोनों चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, तब हम इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। दैट इज एस्ट्रो वास्तु। और केवल एस्ट्रो वास्तु में एक न्यूमरो वास्तु भी है। जो न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी सीख के हम वास्तु को न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर देंगे। जैसे एक नंबर है, हाँ सर। एक नंबर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर है साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर है ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये न्यूमरो वास्तु करेंगे हम, वो एक बाद की बातें हैं, वो बाद की बातें। पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ओके, बिंदु जी कुछ पूछना चाह रही हैं आपके? किसी के और कोई क्वेश्चन है? बिंदु जी ने रेज हैंड किया है। नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप स्टार्ट किया, आपने हमें न्यूजीलैंड के बारे में, उस लेबोरेटरी के बारे में बताया। नटराज स्टैचू वहां पर है। सर न्यूजीलैंड में नहीं है, वो स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, स्विट्जरलैंड में। हम्म, तो मैंने ना कई लोगों के घरों में नटराज का स्टैचू देखा है, हम्म, और डिफरेंट साइजेस में देखा है। हम्म, तो एकदम से क्लिक किया मुझे, मैंने किस किस के घर में, नॉर्मली लोग ड्राइंग रूम में लगाते हैं या पाथवे में लगा देते हैं, हम्म। घर के एंट्री से ड्राइंग रूम तक आते आते कहीं ना कहीं डिस्प्लेड होता है वो। तो एक तो क्वेरी मेरे दिमाग में ये आई कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये एक चीज बनी हुई है कि नटराज का जो वो फॉर्म है वो हमारा कहीं ना कहीं शिव का तांडव रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये कि अगर हमें लगाना ही है, क्योंकि पांचों एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं इसमें, तो हमें घर में कहाँ लगाना चाहिए इसको, और क्या उस फॉर्म को, शिव के तांडव फॉर्म को हम घर में लगा सकते हैं? चलो देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो वो वास्तव में है क्या चीज, और दूसरी चीज उसको देखने में क्या लगता है। पहली तो ये गलत फहमी है कि वो तांडव को दिखाता है। हाँ, वही मुझे था कि हो सकता है मेरे दिमाग में गलत फॉर्मेशंस कहीं पे फीड है, वो चीज मुझे लगी। दैट इज कॉस्मिक डांस। और कॉस्मिक डांस किसी चीज के पैदा करने से उसको खत्म करने तक, यानी कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक को दर्शाता है। नटराज लकड़ी का, स्टोन का और मेटल का, जनरली तीन चीजों का ये नटराज का स्टेचू बना होता है। और इसकी 12 फॉर्म के आसपास है, एक फॉर्म नहीं है, 12 के आसपास फॉर्म है। और वो फॉर्म शुरू से लेकर के आखिर तक, यानी कि जीवन के क्रिएशन से जीवन के डिस्ट्रक्शन तक का रिप्रेजेंट करता है। और अब इसको पहले क्या करते थे हम, कि नटराज नहीं लगाना वास्तु वाले मना करते थे। मैं आज भी मना करता हूं। रीजन क्या है कि हम कोई भी चीज, कोई भी, हमारा जो ब्रेन केवल पिक्चर्स की भाषा समझता है। मैंने अगर कोई सन की पिक्चर लगाई, किसी बर्ड की पिक्चर लगाई, या किसी एनिमल की पिक्चर लगाई, कोई भी चीज देखेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बार बार रजिस्टर्ड होती है। अगर नटराज का स्टेचू हमारे सामने है तो जितनी बार हम देखेंगे वो हमारे जाके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो इमेज है वो रजिस्टर्ड होती है। अगर हमें नॉलेज है, अगर हमें नॉलेज है कि ये शुरुआत से, यानी कि क्रिएशन से अंत तक का सफर है, तो जैसे ही उस इमेज के साथ ये नॉलेज हमारे अंदर रजिस्टर होगा तो वो हमें ताकत देगा। लेकिन अगर हम तांडव, शिव के तांडव को सोच के, क्या इंफॉर्मेशन है ब्रेन में, ये शिव का तांडव है, यानी कि तांडव का मतलब महाभारत। डिस्ट्रैक्शन। अगर एक इमेज के साथ मेरे ब्रेन में ये चीज रजिस्टर्ड हो गई कि ये तांडव है, तो सोचो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन अंदर क्रिएट कर देगा। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि घर में रखें, लेकिन अपने माइंड को उस हिसाब से बना लें कि ये हमें। को करोगे आप, पूरी फैमिली को कर सकते हो। हाँ, पूरी फैमिली को ट्यून किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि पूरी फैमिली को ट्यून किया जा सकता है। अगर आप पूरी फैमिली को ट्यून कर सकते हो कि जी ये तो ये रिप्रेजेंट करता है, इसके उड़े हुए बाल देखो, ये उड़े हुए बाल एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एक हाथ में देखो यहाँ पे फायर है, ये फायर अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और अग्नि तत्व अगर हमारा बैलेंस है तो सोचो बच्चे सुंदर होंगे, हम भी सुंदर बनेंगे, हमारे यहाँ कैश फ्लो होगा। एक एक चीज की वैल्यू है, एक एक चीज की कीमत है। और ठीक अगर है, रखा जाए, कोई पूछता है हमसे कि कहाँ ये देखो, रखे, तो किस जोन में रखना ये चाहिए? ये बहुत देखो, एनर्जी का ना एक बैलेंस फॉर्म में फ्लो ठीक है। जैसे आप मंदिर में अगर थोड़ी शांति के लिए जाओ तो बहुत अच्छा, लेकिन जो इंसान मंदिर में रह गया वो गया काम से, क्योंकि हैवी एनर्जी एरिया है वो। और हैवी एनर्जी को हम कितना झेल पाएंगे। मंदिर में एक ब्रह्मचारी रह रहा है, एक योगी रह रहा है, वो उसको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो पंडित, सॉरी मैं किसी
कास्ट पे बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ पंडित जो गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, वो एक बार जंप करके मंदिर चले गए, एक बार जंप करके घर में आ गए, वो फिजिकली बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। और कुछ पंडितों का घर, फैमिली मंदिर में होती है, उनके तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, कभी वो जीवन में सुखी नहीं पाए, क्योंकि उनका अपना ऑरा और जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का ऑरा, उस मंदिर का ऑरा मैच नहीं किया, लाइफ बड़ाम बड़ाम बड़ाम। तो एनर्जीज, हमारे जो एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी बैलेंस होनी चाहिए, हमारी मैचिंग होनी चाहिए। अगर इमेज हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो रही है एक पॉजिटिव थॉट के साथ, वो पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करेगी। अगर तांडव के साथ वो रजिस्टर्ड हो गई तो हकीकत में तांडव होने वाला है। जी नहीं, मैं पूछ रही थी कि अगर हमें इसको रखना ही है घर में कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो किस जोन में रखना चाहिए? देखो कहाँ? जोन देखो, शिव का जोन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन वो हमारे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। इसको अगर केवल स्टैचू के तौर पे रखना है तो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखिए ना, गंधर्व पद पर। इसको केवल उस पर्पज से कि ये एक आर्ट फॉर्म है, डांसिंग फॉर्म है, लेकिन अगर इसको भगवान शिव के पॉइंट पे ही रखना है तो भगवान शिव का पॉइंट नॉर्थ ईस्ट है, शिखी पद पे रख सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी। राहुल सक्सेना जी ने भी रेज हैंड किया है। जी बताइए राहुल जी। ओके सर, क्लियर है आज का तो। मेरे पास दो हैं, एक राहुल पंडित जी हैं, एक राहुल सक्सेना जी हैं। राहुल जी क्या आपके ही दोनों ये लॉगिन है? नहीं, मेरा तो एक ही है, राहुल पंडित सर। राहुल सक्सेना जी हैंड रेज करके शायद, चलो कोई नहीं। राहुल जी, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, आप अपना क्वेश्चन चैट पे भी लिख सकते हैं। नहीं, अब आ गई आवाज, उन्होंने अनम्यूट किया अपने। जी बताइए। Can I say something? यस। First of all, I would like to say hello to everyone, and I like to introduce myself. I'm Karuna Chauhan, and I'm third level Reiki healer practitioner. I don't have any query for today. जी sorry for interruption. Yes, it was actually a very wonderful knowledge sharing session for today, and I just would like to say thanks to, of course, to you. Thank you. And to the whole team for today's session. And hoping for the best and hoping for more knowledge sharing in future. Thank you so much for today. Thank you जी. Thank you very much. राहुल सक्सेना जी शायद लीव कर गए हैं। चलो बाकी की ये जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट थे इनको लेके हम एक नया ग्रुप बनाते हैं और आप लोग कल से एक, बल्कि आज से ही एक नए ग्रुप में होंगे हम, और ग्रुप का नाम होगा मेन वास्तु 13, यानी कि मेन ग्रुप होगा जिसमें यही पार्टिसिपेंट होंगे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो ओपन ग्रुप होगा, उसमें मतलब एडमिन वाली सेटिंग नहीं होगी, तो आप कोई भी उसमें अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं भी उसी ग्रुप में होऊंगा, आपके सारे कोचेस भी उस ग्रुप में होंगे, तो आप इसको
इसमें डाल सकते हैं क्वेरीज। अब बात करते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट क्लासेस के लिए, नेक्स्ट सेशंस के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकल कोर्स है। अपने जीवन में अगर आप पॉजिटिव चीज नहीं ला पाए तो इसका कोई फायदा नहीं करने का। मैं यहाँ पे, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट लाइफ। यार जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये खत्म होने चाहिए। जो भी लाइफ में हमारी आत्मा को जोड़ रही, जो चीजें परेशान कर रही हैं हमें, वो खत्म होनी चाहिए। वो चीज, उन पे ब्रेक लगना चाहिए। और उन परेशानियों को खत्म करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग टूल अभी तक जो मुझे ज्ञात है वो है वास्तु। और वास्तु के बारे में मैं कहता हूं करने से ही होना है। छोटे छोटे चेंजेस, नॉलेज, यही हमारी लाइफ को पॉजिटिव एंड तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से एक घर को हम डायग्नोज करेंगे कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे पहले हमें मैप की आवश्यकता होती है। कोई घर, फैक्ट्री या वर्क प्लेस या कोई भी चीज हम वास्तु विजिट करते हैं तो वो विजिट करेंगे, सबसे पहले मैप की आवश्यकता होती है। या तो मैप उनके पास बना बनाया होगा या हमें खुद क्रिएट करना होगा मैप। मैप को बनाने की शुरुआत में किसी को समय लग सकता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम कोई भी इंसान मैप बना सकता है। इसी मैप की प्रैक्टिस हमारी नेक्स्ट टाइम पे होगी। और मैप बनाने के बाद उसमें डायरेक्शन लोकेट करना, डायरेक्शंस लोकेट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसी डायरेक्शंस लोकेशन के बाद ही हम उनके मैप में जोन्स निकाल पाएंगे। और वो 16 जोन्स हैं। 16 जोन्स में ही हमारी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव घटनाएं छुपी हुई हैं। यही वास्तव है बस। 5 एलिमेंट्स, 16 जोन्स, 32 एंट्रीज, सिंपल वास्तु। ठीक है जी। तब तक के लिए सबको, जिन्होंने भी ज्वाइन किया आज के सेशन को, सबको थैंक यू वेरी मच का धन्यवाद। और नेक्स्ट हम फ्राइडे मिल रहे हैं, फ्राइडे इवनिंग 4 PM, नई नॉलेज शेयरिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई एटीट्यूड के साथ कि हाँ अब हम वास्तु कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं। और जो नॉलेज हमें है उस नॉलेज के माध्यम से, आज नॉलेज हम गेन करेंगे उसके माध्यम से ना केवल अपनी लाइफ बल्कि सबकी लाइफ में जो भी हमसे जुड़ेंगे उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्रिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन फ्राइडे।